हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 के सारणिकों के गुणधर्म के बारे में। क्लास 12 में सारणिक, जिसको अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको ऐसे तरीके से बता रहा हूँ इसके गुणधर्म को ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, यदि मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी का भी आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली इतने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए सारणिकों के गुणधर्म के बारे में मैं बताता हूं बिना समय वेस्ट किए। सारणिक का जो गुणधर्म होता है, पहला जो सारणिक का गुणधर्म होता है, समझिएगा ध्यान से। टोटल सारणिक के 6 गुणधर्म है। आप बुक में से भी उठाकर मिला सकते हैं, मैं आपको समझाते जाऊंगा और बुक में भी आप समझ सकते हैं। देखिए सारणिक का पहला गुणधर्म कहता है ये कि सारणिक के किसी भी पंक्ति, सभी पंक्तियों को यदि आप चेंज कर देते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पहला गुणधर्म क्या कहता है, जैसे कि सारणिक को डेल्टा से सूचित किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, ए से भी सूचित कर सकते हैं। जैसे सारणिक के अंदर, ये सारणिक के अंदर ऐसे 2 लकीर खींच देते हैं तो इसी को सारणिक कहा जाता है। सारणिक के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, अब जैसे मान के चलिए इसके अंदर एलिमेंट दिया गया है A1, B1, C1, फिर यहाँ पर दिया गया है A2, B2, C2, फिर यहाँ पर दिया गया है A3, B3, C3। यदि आप इस सारणी का मान ज्ञात करने जाते हैं और इस सारणी के, देखिए सारणी का वैल्यू इतना दिया गया है, तो पहला नियम कहता है कि यदि इस सारणी के सभी पंक्ति स्तंभों को परस्पर अगर चेंज कर देते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अब मान के चलिए इतना दिया गया है, अब इसको हम मान लेते हैं डेल्टा 1 मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं, दूसरा सारणिक बनाते हैं। इसमें जितना पंक्ति दिया गया है, ठीक है ना, इसको स्तंभ बनाते हैं। जैसे A1, B1, C1 ऐसे दिया है तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, यानी क्या लिख देंगे, A1, B1, C1। ऐसे दिया गया तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, A2, फिर B2, फिर C2। अगर ऐसे दिया गया है तो क्या लिख देंगे, A3, फिर B3 और फिर C3, ऐसे दे देंगे। तो इसका वैल्यू निकालिएगा, फिर इसका वैल्यू निकालिएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। पहला सारणी का पहला गुणधर्म यही कहता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कमी रह जाए तो कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए स्पेशल, आप जरूर वहां से जाके पूछ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि आप इतने कमजोर होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए तो बात करते हैं दूसरे गुणधर्म के। दूसरा का गुणधर्म कहता है, जैसे मान के चलिए एक सारणिक हम मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं दूसरा गुणधर्म। दूसरा का गुणधर्म क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं पहले। अब मान के चलिए कि हमारा ये सारणिक है, ठीक है। दूसरा गुणधर्म कहता है नंबर 2, जैसे मान के चलिए हमारा सारणिक दिया गया है तो दूसरा का गुणधर्म कहता है कि सारणिक की किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को जैसे ही चेंज करते हैं तो सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। किसी सारणिक के 2 पंक्ति, ध्यान रखिएगा सभी का नहीं, सभी वाला तो अभी बताया है, सभी वाला कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को जैसे ही आपस में एक्सचेंज करते हैं तो सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। जैसे अब इतना का वैल्यू आपको कहा गया निकालने के लिए, आपने निकाल दिया, बाई चांस इसका आंसर कुछ आया, पॉजिटिव नंबर आया, ठीक है ना। अब हम डेल्टा 1 देखिएगा, समझिए क्या कहा जा रहा है दूसरा का कॉन्सेप्ट। दूसरा का नियम कह रहा है ये कि जैसे इस सारणी का मान किसी 2 ही पंक्ति को, मान के चलिए 2 पंक्ति को हम एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे कि ये होता है R1, ठीक है, और ये हो जाता है R2। हम क्या करते हैं कि R1 के स्थान पर R2, R2 के स्थान पर R1 लिख देते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर है नीचे A2, B2, C2, तो ऊपर हम लेकर चले जाएंगे तो A2, ये B2 और ये C2। ये वाला जो टर्म है इसको नीचे को लेकर चले जाएंगे तो A1, नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1। नीचे वाला जैसा है वैसे उतार दीजिए, A3, B3, C3 ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। यानी इसका जो वैल्यू निकालिएगा, इसका प्लस में आएगा तो इसका माइनस में हो जाता है। कब, जब इस सारणिक के 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को अगर चेंज कर देते हैं तब। तो मुझे आशा ही नहीं, भरोसा है पूरा कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, जरूर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा फिर से। और मैं बात करता हूं तीसरा का गुणधर्म के बारे में, इसको मिटा देता हूं।
तो चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं आप तीसरे गुणधर्म की। तो तीसरा गुणधर्म क्या कहता है? तीसरा गुणधर्म कहता है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो गए तो सारणी का मान 0 होगा। दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो गए तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0। जैसे A1 A2 A3 है, अब यहाँ पर भी A1 A2 और यहाँ पर भी A3 आ जाए तो इस सारणी का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा? इस सारणी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिएगा ऐसे C1 C2, क्योंकि यहाँ पर C1 बराबर C2 है और नियम ही कहा जा रहा है कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ यदि बराबर हो गए तो सारणी का मान क्या होता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी प्रॉपर्टीज सारणी का। अब मैं बात करता हूँ चौथा प्रॉपर्टी के बारे में। सारणी का चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है? सारणी का चौथा प्रॉपर्टी ये कहता है, जैसे कि सारणी का देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए डेल्टा बराबर यहाँ पर दिया गया है, क्या A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये गुणधर्म ये कहता है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में अगर गुना करते हैं तो वो सारणिक उतना ही क्या होता है? उतना ही गुना हो जाता है। जैसे अब मान के चलिए कि ये सारणिक है, दिया गया है, इसके जितने भी एलिमेंट दिया गया है, अगर हमको मान के चलिए कि ये जैसे R1 में अगर हमें गुना करना है, जैसे B से गुना करना है, तो ये सारणी क्या होता है? उतना ही गुना ये बन जाता है। मैट्रिक्स में क्या होता था कि मैट्रिक्स इसके पहले अभी में जो पढ़ाई हुआ है उसमें क्या होता था कि सभी एलिमेंट में गुना हो जाता था, लेकिन सारणी में क्या होता है? सारणिक में क्या होता है कि सिर्फ किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में ही गुना होता है। मतलब अगर गुना करना है ना R1 में, तो हमें R2 में जैसे गुना करना था, सिर्फ इसी में गुना होगा, इना की सब में गुना हो जाएगा। और कॉमन भी लेना होगा तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से हम लोग गुना कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको ये भी कंसेप्ट, आशा करता हूं। अब मैं बात करता हूं पांचवा गुणधर्म के बारे में। सारणी का पांचवा गुणधर्म समझिएगा ध्यान से। सारणी का पांचवा गुणधर्म कहता है, जैसे कि यदि किसी सारणी के अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में दिया गया हो तो सारणी को 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में, 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अब डेल्टा बराबर दिया गया है, अब जैसे यहाँ पर दे दिया गया A1 अब प्लस यहाँ पर दे दिया गया C, फिर यहाँ पर B2 प्लस D, और फिर यहाँ पर लिख दिया गया B1 रहेगा, यहाँ पर C1 प्लस यहाँ पर Y दे दिया गया, यहाँ पर A2 B2 C2, फिर यहाँ पर A3 B3 C3 इत्यादि दिया गया है। तो नियम पांचवा रूल ये कहता है कि सारणिक यदि किसी सारणिक के अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में योगफल के रूप में हो तो इस सारणी को 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि अब मैं इसको 2 सारणिकों के योगफल के रूप में कैसे लिखूंगा? जैसे देखिएगा ध्यान से, इसको हम 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे? तो A1 A2 A3, फिर यहाँ पर हो जाएगा B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह देकर अब ये वाले टर्म को जो बाकी बच रहा है उसको लिख देंगे। जैसे A1 A2, फिर यहाँ पर हो जाएगा A3, और उसके बाद ये वाला टर्म देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना? यहाँ पर हम लिख सकते हैं C, और यहाँ पर लिख देंगे कितना? सॉरी, यहाँ पर गलती हो रहा है, यहाँ पर तो A1 लिख चुके हैं, यहाँ पर हो जाएगा C, और यहाँ पर B1 लिखा चुका है तो यहाँ पर हो जाएगा D, यहाँ पर C1 लिखा चुका है, यहाँ पर हो जाएगा Y, और यहाँ पर हो जाएगा B2, यहाँ पर हो जाएगा C2, यहाँ पर हो जाएगा B3 C3। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारणिकों को 2 से अधिक के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ सारणिक के छठे गुणधर्म के बारे में, समझिएगा ध्यान से। तो सारणिक का छठा गुणधर्म क्या कहता है, आप समझिएगा ध्यान से। सारणिक का छठा गुणधर्म कहता है
कि जैसे कि अगर सारणी जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई दिया गया है सारणी के, जैसे मान के चलिए कि ये सारणी का अवयव दिया गया है यहाँ पर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इत्यादि अवयव दिया गया है। तो सारणी का छठा गुणधर्म ये कहता है ना कि यदि किसी सारणी के किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में उसी का गुणज को किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़कर जब सारणी का मान निकाला जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अब मान के चलिए कि ये R1 दिया गया है, ये R1 में अगर हम क्या करें कि R2 में जितना एलिमेंट दिया गया है, जो भी अवयव दिया गया है, इसी के गुणज को अगर हम इसमें अगर जोड़कर सारणी का मान निकालें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अब मान के चलिए कि यहाँ पर दिया रहता जैसे कि A2 B2 C2, जैसे यहाँ पर 3 दिया रहता, ठीक है, यहाँ पर 4 दिया रहता, यहाँ पर 5 दिया रहता। हम क्या करते कि A1 में जैसे मान के चलिए कि हम क्या करते कि यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर जितना वैल्यू जैसे 3 दिया रहता तो 3 का गुणज क्या हो जाता, 3 का गुणज जैसे 6 इसमें जोड़ देते। यहाँ पर 4 दिया रहता तो 4 का गुणज क्या हो जाता 8, तो B1 में हम क्या करते कि 8 जोड़ देते। यहाँ पर जैसे 5 दिया रहता तो 5 का गुणज जैसे कितना हो जाता 10, तो C1 में अगर हम 10 जोड़ देते और तब इस सारणी का वैल्यू निकालते तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही छठा गुणधर्म कहा जा रहा है, ठीक है। तो सारणी का छठा गुणधर्म यही कहा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि सारणी के गुणधर्म के बारे में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आपको 100% समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।